हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दृष्टिकोण क्लासेस में, जहां मेहनत मिले स्मार्टनेस से। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि बहुत ही जानदार, शानदार और ज़बरदस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई, आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और इसी तैयारी को और भी बेहतर करने के लिए और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित करने के लिए हम आप लोगों के सामने लेकर आ चुके हैं यूपी जीके की क्लास। यूपी जीके की क्लास ये आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है अभी के टाइम पे कि लेखपाल में 20 क्वेश्चन, यूपी ट्रिपल एससी का आप कोई भी एग्जाम देने वाले हों या फिर या यूं कहो कि यूपी का अगर आप कोई भी एग्जाम देने वाले हों, यूपी जीके बहुत ही अहम रोल निभा रहा है। मतलब यूपी का 6 से 7 क्वेश्चन किसी भी यूपी के सारे एग्जाम्स में आपको देखने को मिल जाएगा। और इसको हम बहुत ही अतरंगी तरीके से बिल्कुल इन्फोग्राफिक और माइंड मैप के जरिए हम कर रहे हैं। चीज़ें आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस सिर्फ क्लास अटेंड करते ही 90% चीज़ें आपके माइंड में फिट हो जाती है। तो चलिए देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं आज की ज़बरदस्त क्लास को, जो कि है हमारी पंचायती राज व्यवस्था पर। और इसके पहले हम जो है यूपी की राजनीति के बारे में हमने पूरा डिस्कस कर लिया है, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ ये पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड हो जाती है, और जिसका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर ये सेशन पसंद आए तो इस सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल को। और साथ ही साथ अगर ये सेशन आपको कैसा लगा है, ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा और क्या और भी आप बदलाव चाहते हैं। तो चलिए बेहतरीन कंटेंट के साथ आज की क्लास शुरुआत करते हैं। चलिए, अगर हम बात करें पंचायती राज्य की स्थापना की, अगर हम बात करें तो पंचायती राज्य की जरूरत क्यों पड़ी? मतलब कि गांव के सुशासन को व्यवस्थित रूप से, मतलब गांव में व्यवस्थित रूप से शासन या सारे मतलब गांव के शासन को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए कहीं ना कहीं एक नियम की जरूरत पड़ती थी। और वो नियम कैसे बना? हमारे पंचायती राज्य से बना। तो याद रखिएगा, इसकी सबसे पहले जो स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को इसकी स्थापना हुई थी। कहां पर? राजस्थान के नागौर जिले में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन इसे कोई संवैधानिक दर्जा नहीं प्राप्त था। बस ये मतलब गांव में ही चलता था कि गांव के पंच बैठ गए, वो जो निर्णय लिए वो सबको मान्य है। कोई भी संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था इसे। ठीक है, मतलब गांव में जो चुनाव वगैरह होता था बहुत ही बेहतरीन तरीके से नहीं होता था। बस कुछ लोग, 2-3 लोग खड़े हुए, जो सबसे ज्यादा जनता का पसंदीदा व्यक्ति था उसे कुछ लोग 5-10 मिनट के अंदर चुन लिया करते थे, है ना। तो क्या हुआ, लेकिन इसे संवैधानिक दर्जा कब मिला? याद रखिएगा 1992 में। कब? 1992 में इसे संवैधानिक दर्जा मिला, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। याद रखिएगा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसे जो है संवैधानिक दर्जा मिला 1992 में। थोड़ा सा हम स्पीड मेंटेन करके चलेंगे क्योंकि सिलेबस बहुत ही ज्यादा है। आगे चलते हैं। याद रखिएगा संविधान के भाग 9 में इसे जोड़ा गया। किसमें? संविधान के भाग 9 में जोड़ा गया। आर्टिकल 243 याद रखिएगा से लेकर 243 ओ तक जोड़ा गया। याद रखिएगा 11वीं अनुसूची में, याद रखिएगा, इसे शामिल किया गया। किसमें? 11वीं अनुसूची में इसे शामिल किया गया है। क्लियर है? आगे, पंचायतों के जो कार्य के लिए 11वीं अनुसूची में कितने कुल विषय हैं? याद रखिएगा 29 विषय तय किए गए हैं। कितने? 29 विषय को तय किया गया है। क्लियर है? तो यहां से हमने देखा स्थापना कब हुआ? 2 अक्टूबर 1959 को। कहां पर हुआ? राजस्थान के नौगौर जिले में। संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो याद रखिएगा 1992 में संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। कैसे? 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। कौन से भाग में रखा गया 5वां नंबर? तो भाग नंबर 4 में, भाग नंबर 9 में रखा गया, है ना। कितने से कितने तक? 243 से लेकर 243 ओ तक रखा गया। क्लियर है? कौन से सूची में रखा गया? 11वीं अनुसूची में रखा गया। याद रखिएगा इसके अलावा कितने विषय इसमें तय किए गए हैं? टोटल मिलाकर 29 विषय को तय किया गया है इसमें। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला है कि जब ये समितियां, जब ये पंचायती राज की स्थापना हो रही थी तो किसी न किसी समिति के द्वारा इस, मतलब कोई ना कोई इसके रूल रेगुलेशन तो बनाया होगा। तो कुल मिलाकर रूल रेगुलेशन देने वाले कितनी समितियां थी? 3 समितियां थी। ठीक है, एक साथ नहीं, अलग अलग समय पर अलग अलग समितियों के द्वारा इनमें जो है रूल रेगुलेशन की बात कही गई। सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति। सबसे पहला रूल रेगुलेशन किसने दिया था? याद रखिएगा एक तरीके से बलवंत राय मेहता समिति। याद रखिए कब आया था? 1957 को। कब? 1957 को, जब इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था। याद रखिएगा इसमें जो है भारत में त्रिस्तरीय की बात की गई। किसे? त्रिस्तरीय की बात कही गई। इसमें जो है कहा गया कि पंचायतों की स्थापना
ऐतिहासिक सिफारिश क्या था, याद रखिएगा किसने दिया था, बलवंत राय मेहता समिति। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है या पूछा जाता है कि बलवंत राय मेहता समिति ये कब आया, तो याद रखिएगा 1957 में ये त्रिस्तरीय पंचायती राज्य की स्थापना की बात की। कितने, त्रिस्तरीय, क्लियर है, तो ये याद रखिएगा, यहाँ से त्रिस्तरीय याद रखिएगा। अगला चलते हैं, अशोक मेहता समिति, दूसरा हमारा अशोक मेहता समिति 1977 ईस्वी में आया था, याद रखिएगा। इस समिति ने बदलाव हुआ था, इसमें क्या किया गया था, दो स्तरीय की सिफारिश की गई, दो स्तरीय पंचायती राज्य की सिफारिश की गई थी। कब आया था, 1977 में। फिर LM सिंधवी समिति आया, इसमें क्या कहा गया, ये 1986 में आया। इसमें जो है ये सबसे अहम हो जाता है आप लोगों के लिए कि इसने जो है संवैधानिक दर्जा की मांग की कि जो पंचायती राज है उसे संविधान में भी शामिल किया जाए, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए, क्लियर है। सबसे पहले अशोक मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज का जो सिफारिश की, दूसरा अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय, और तीसरा LM सिंधवी ने क्या किया था, इसे जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की मांग की 1986 ईस्वी में, क्लियर है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे बलवंत राय मेहता, एक सेकंड रुकिए इसको, चलिए ये सिलेक्ट कर लें, ठीक। सबसे पहले 1947 के अधिनियम की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा इस अधिनियम में क्या हुआ था, 1947 में 7 दिसंबर 1947 को गवर्नर जनरल द्वारा संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम पर हस्ताक्षर हुआ था, और इसके तहत जो है 15 अगस्त 1949 को, याद रखिएगा, यूपी में पंचायतें शुरू हुई थी। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यूपी में पंचायतें कब से शुरू हुई थी, 15 अगस्त 1949 को, 15 अगस्त 1949 को यूपी में पंचायतें शुरू हुई थी, क्लियर है। आगे चलते हैं, 1961 के अधिनियम में क्षेत्र और जिला पंचायत अधिनियम 1961 द्वारा त्रिस्तरीय व्यवस्था को लागू करने के लिए ब्लॉक और जिला निकाय को जोड़ा गया। कब, 1961 में। 1961 में क्या किया गया, त्रिस्तरीय व्यवस्था को लागू करने के लिए ब्लॉक और जिला को जो है जोड़ा गया, क्लियर है। आगे, आधुनिक व्यवस्था लागू कब हुआ था, 1994 में। यूपी पंचायत विधि संशोधन विधेयक, याद रखिएगा 1994 के तहत 22 अप्रैल 1994 को, कब, 22 अप्रैल 1994 को, ये डेट याद रखिएगा, ये तीन के तीनों डेट बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है। 22 अप्रैल 1994 को आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था की प्रभावी रूप से लागू हुई थी। याद रखिएगा क्वेश्चन हमारे पास तीन हो जाता है, कौन कौन सा, एक जो है त्रिस्तरीय व्यवस्था कब लागू हुआ, 1961 में, कब, 1961 में, क्लियर है। अगला, सबसे पहले जो शुरुआत कब हुआ था, 15 अगस्त 1949 को, कब, 15 अगस्त 1949 को गवर्नर जनरल द्वारा संयुक्त प्रांत, याद रखिएगा, पंचायत राज्य अधिनियम की शुरुआत की गई थी, हस्ताक्षर उस पर किया गया था, क्लियर है। आगे, आधुनिक व्यवस्था कब लागू हुआ, 22 अप्रैल 1994 को, कब, 22 अप्रैल 1994 को, क्लियर है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की बात करें तो कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है, कब, 24 अप्रैल को मनाया जाता है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, क्लियर है। आगे चलते हैं, तो यहाँ से हमने कौन कौन सी बातें देखी, सबसे पहले इस अधिनियम की शुरुआत 1949 को हुआ था, याद रखिएगा, कब, 1949 को शुरुआत हुआ था यूपी में, है ना। इसके बाद अगर हम देखें त्रिस्तरीय जो है कब लागू हुआ था, तो याद रखिएगा त्रिस्तरीय जो है वो लागू हुआ था व्यवस्था, ये त्रिस्तरीय व्यवस्था जो है ये कब लागू हुआ था, 1961 को, कब हुआ था, 1961 को, ब्लॉक और जिला निकाय को जोड़ा गया। तीसरा अगर हमने देखें आधुनिक व्यवस्था कब लागू हुआ, 22 अप्रैल 1994 को, कब, 22 अप्रैल 1994 को लागू हुआ, और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस जो है मनाया जाता है, क्लियर है। चलिए हम त्रिस्तरीय ढांचा की बात करते हैं, यूपी में जो त्रिस्तरीय ढांचा लागू हुआ वो कैसे था, तो वो ऐसे था कि जो सबसे शीर्ष पर, सबसे मेन इसमें कौन सा होगा, तो सबसे मेन होगा जिला स्तर पर, है ना, सबसे मेन स्तर पर जिला, फिर विकास या खंड दूसरे स्तर पर होगा, और सबसे निचला स्तर जहां से शुरुआत होता है तीसरे नंबर पर वो कौन सा होगा, याद रखिएगा वो होगा हमारा ग्राम स्तर, क्या होगा, वो हमारा ग्राम होगा, क्लियर है। चलिए बात करते हैं कि सबसे नीचे कौन सा होगा, सबसे बुनियादी स्तर जो है ग्राम पंचायत कार्य करती है, जिसका नेतृत्व ग्राम प्रधान करता है। इसमें क्या था कि 3 स्तर बनाया गया था, 1, 2 और 3। सबसे निचला स्तर कौन सा था, ग्राम, याद रखिएगा क्या है, सबसे निचला स्तर जो है ग्राम पंचायत था। इसमें मुखिया कौन होता था, इसमें जो है जो प्रधान होते हैं हमारे यहाँ वो इसके ग्राम पंचायत के मुखिया होते हैं, क्लियर है। फिर जो मध्य स्तर बनाया गया था इसमें ये क्षेत्र पंचायत बनाया गया था, याद रखिएगा विकास खंड स्तर पर क्षेत्र पंचायत बनाया गया था, याद रखिएगा जो कई पंचायतों को मिलाकर बनाई जाती थी, मतलब 2-3 पंचायत जो है मिलाकर ये क्षेत्र पंचायत बनाया जाता था, क्लियर है। सबसे शीर्ष स्तर पर कौन था, जिला पंचायत, कौन था,
जिला पंचायत जो पूरी की पूरी जो व्यवस्था है उसे देख रेख करेगा। तो त्रिस्तरीय में क्या क्या था, जिला स्तर पर याद रखिएगा शीर्ष स्तर पर जिला बनाया गया जिला पंचायत, मध्य स्तर पर क्षेत्र पंचायत और सबसे निचला स्तर पर ग्राम पंचायत बनाया गया। क्लियर है। चलिए सबसे पहले सबसे नीचे से हम शुरुआत करते हैं, सबसे नीचे से शुरुआत करते हैं। याद रखिएगा अगर हम बात करें ग्राम पंचायत का जो प्रमुख कौन होता है, तो प्रधान होते हैं। कौन? प्रधान। ये कैसे चुने जाते हैं? इन्हें जो है जनता चुनती है, वो भी डायरेक्ट वोट देकर चुनती है, प्रत्यक्ष वोट देकर इन्हें चुना जाता है। भाई साहब क्या जो ग्राम प्रधान होता है वो तो जनता का प्रतिनिधित्व करता है कि नहीं है? अगर लेकिन कोई सरकारी कामकाज करने के लिए कोई सरकारी व्यक्ति भी तो होना चाहिए गांव में। तो जी हाँ, सरकारी व्यक्ति भी होता है। तो याद रखिएगा सरकारी व्यक्ति कौन सा है? ग्राम पंचायत अधिकारी, बीडीओ। कौन होता है सरकारी व्यक्ति? याद रखिएगा सरकारी कामकाज के लिए कौन होता है? बीडीओ होता है ना, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, याद रखिएगा, है ना। इसकी वैकेंसी भी आती है और यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू इसका जो है यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू इस वैकेंसी को फिल किया जाता है ना, उसका एग्जाम होता है। आगे चलते हैं। आगे सदस्यों को चुनाव ग्राम पंचायत के अन्य सभी सदस्यों का चुनाव भी जनता द्वारा ही किया जाता है। ग्राम पंचायत जो है प्रधान और अन्य वार्ड मेंबर से मिलकर बना होता है ना। इन सभी को कौन चुनते हैं? इन सभी वार्ड मेंबर को डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष रूप से जनता ही चुनती है। क्लियर है। सरकारी मुआइंदा कौन सा है आपका? ग्राम विकास अधिकारी, ये है सरकारी मुआइंदा। क्लियर है। आगे चलते हैं। अगला अगर हम मध्य स्तर की बात करें, दूसरे नंबर की मध्य स्तर की बात करें, तो याद रखिएगा जो क्षेत्र पंचायत का जो प्रमुख होता है वो होता है ब्लॉक प्रमुख। कौन होता है? ब्लॉक प्रमुख। अब ब्लॉक प्रमुख कैसे चुने जाते हैं? ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। मतलब जो भी बीडीसी होते हैं, मतलब जो हमारे सदस्य होते हैं ब्लॉक के, वो इनको चुनाव करते हैं। इनका जो ब्लॉक प्रमुख का अध्यक्ष होता है उनका चुनाव करते हैं। कैसे? ब्लॉक स्तर पर सरकारी कार्यों का कमान जो है खंड विकास अधिकारी के पास होता है। क्या यहाँ पर भी कोई सरकारी मुआइंदा होना चाहिए? हाँ बिल्कुल। जो ब्लॉक स्तर पर भी याद रखिएगा मध्य स्तर जो क्षेत्र पंचायत है उस पर भी एक सरकारी मुआइंदा बैठता है। कौन है? बीडीओ, जिसे हम खंड विकास अधिकारी कहते हैं, जो कि ब्लॉक का विकास करता है। क्लियर है। अगला बीडीसी सदस्य की बात करें, तो जो बीडीसी सदस्य होते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की बात करें, तो सदस्यों को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। याद रखिएगा प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जो सीधे वोट देकर जो है इन्हें चुना जाता है। क्लियर है। तो जो बीडीसी होते हैं उनको भी प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक है, जनता उनको चुनती है। लेकिन जो खंड विकास अधिकारी होता है ये सरकारी मुआइंदा होता है, जो कि आपके क्षेत्र पंचायत में बैठता है, ब्लॉक स्तर पर होता है। इसका भी एग्जाम होता है, पीसीएस के थ्रू ये जो है डायरेक्ट बन जाते हैं। तीसरी बात करें, सबसे शीर्ष स्तर कौन सा है? सबसे ऊपर। तो सबसे ऊपर कौन सा था? हमने क्या देखा था? जिला पंचायत। तो याद रखिएगा प्रमुख पद जिला पंचायत अध्यक्ष का होता है, जिसे जिला पंचायत सदस्य जो है अप्रत्यक्ष चुनाव से चुनते हैं। मतलब इसमें जो जिला पंचायत के अध्यक्ष होते हैं, याद रखिएगा जो जिला पंचायत के अध्यक्ष होते हैं इनका चुनाव, इन्हें कैसे चुना जाता है? अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। याद रखिएगा कौन चुनता है? जो हमारे जिला पंचायत सदस्य होते हैं वो चुनते हैं। अब जिला पंचायत सदस्य को कौन चुनता है? जिला पंचायत सदस्य को डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष रूप से जनता चुनती है, वोट देकर। क्लियर है। आगे चलते हैं। दूसरा अगर बात करें, इसमें क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी, कोई गवर्नमेंट का कोई सरकारी मुआइंदा बैठता है? हाँ बिल्कुल। कौन बैठता है? मुख्य विकास अधिकारी, याद रखिएगा सीडीओ बैठते हैं। इसमें सरकारी मुआइंदा कौन होता है? सारे योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए बिल्कुल सुचारू रूप से चले, इसके देखरेख कौन करेगा? सीडीओ करेगा, मतलब जो मुख्य विकास अधिकारी होते हैं वो। क्लियर है। आगे और इस या फिर कौन बैठते हैं? या फिर अपर मुख्य अधिकारी जो एएमए होते हैं वो बैठते हैं। क्लियर है। आगे चलते हैं। जिला पंचायत के सदस्यों को जनता सीधे प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा अपना वोट देकर चुनती है। तो याद रखिएगा जो जिला पंचायत सदस्य होते हैं उनको प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा जो है जनता चुनती है। क्लियर है। आगे चलते हैं। ये हो गया। चलिए अब हम एक बार एक टर्म थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ग्राम सभा क्या होती है और ग्राम पंचायत क्या होता है। थोड़ा सा इसके ये दोनों टर्म को तो थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें कि इधर से बात करते हैं, ठीक है। इधर से ये क्या है आपका? ये है गांव। ये क्या है आपका? ये है गांव है। इस गांव में सभी व्यक्ति जो है शामिल हैं। ठीक है। अगर हम बात करें, ये तो हो गया गांव, इसके अंदर सभी व्यक्ति शामिल हैं। ये क्या हो गया? ये आप रुकिए पहले इसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आपको ये वाला बताते हैं। ठीक है। गांव के सभी पंजीकृत मतदाता इसके सदस्य होते हैं। याद रखिएगा ग्राम सभा का होती है। ग्राम सभा जो है राज्य के गांव के सभी पंजीकृत मतदाता इसके सदस्य होते हैं। यहाँ याद रखिएगा यह एक अस्थायी निकाय होता है जो भंग नहीं हो सकती। याद रखिएगा। आगे देखते हैं कि साल में कम से कम 2 बैठकों, याद रखिएगा
ये जो ग्राम सभा की कम से कम 2 बैठक होनी चाहिए, एक तो खरीफ की फसल और दूसरा रबी की फसल के बाद जो है ये बैठक होना बहुत ही अनिवार्य होता है। याद रखिएगा, एक बैठक के बीच अधिकतम 2 महीने का अंतर जो है बहुत ही जरूरी होता है। अगर हम ग्राम पंचायत की बात करें तो याद रखिएगा, यह एक कार्यकारी संस्था है। इसमें एक प्रधान और वार्ड मेंबर होते हैं। ये जो ग्राम पंचायत है वो एक प्रधान और वार्ड मेंबर से मिलकर जो है बना होता है। क्लियर है? लगभग 9 से 15 के आसपास जो है चुने हुए सदस्य होते हैं। क्लियर है? ग्राम पंचायत की बैठक जो है, इसकी बैठक महीने में कम से कम एक बार अवश्य होनी चाहिए ग्राम पंचायत की। क्लियर है? आगे चलते हैं। जो ग्राम पंचायत के और भी सदस्य होते हैं, प्रधान के अलावा जो और सदस्य होते हैं जिनको हम वार्ड मेंबर कहते हैं, वो वार्ड मेंबर आखिर किस तरीके से चुने जाते हैं, जो सदस्य चुने जाते हैं वो किस तरीके से चुने जाते हैं। अगर आपके गांव की आबादी 1000 है, याद रखिएगा, आपके गांव की आबादी अगर 1000 है तो पंचायत कुल मिलाकर 9 सदस्यों को चुनेगा, वो 9 वार्ड मेंबर को जो है चुनेगा। क्लियर है? अगर आपकी आबादी जो है 1 से 2000 के बीच है, तब जो है कम से कम 11 सदस्यों को चुना जाएगा, 11 वार्ड मेंबर को चुना जाएगा और यही मिलकर किसको क्या बनाएंगे, प्रधान को बनाएंगे। क्लियर है? आगे, अगर आपके 2000, याद रखिएगा, 2 से 3000 के बीच में आबादी है तो 13 सदस्य चुने जाएंगे और साथ ही साथ 3000 से अधिक आबादी है तो कम से कम 15 सदस्य जो है चुने जाएंगे, वार्ड मेंबर जो है चुने जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। क्या जैसे हम हमारी सत्ता में जिसकी सरकार है, मोटे उसे हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव ला देते हैं। क्या प्रधान को भी हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल लाया जा सकता है। कैसे? सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जैसे ही प्रधान अपॉइंट हुए, प्रधान जो है जीत गए, जीतने के बाद जैसे ही सीट पर बैठे तो कम से कम 2 साल के बाद, तुरंत नहीं, कम से कम 2 साल के बाद 1/2 सदस्यों की साइन करवा कर क्या करना पड़ेगा, आपको अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ेगा। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए भी कम से कम 1/2 सदस्यों की सहमति होनी चाहिए, 1/2 सदस्यों की हस्ताक्षर होना चाहिए। ठीक है? पहले क्या होगा, पहले गांव के प्रधान जो है क्या करेंगे, प्रधान जो है अपनी गद्दी पर बैठेंगे कितने साल के बाद, कम से कम 2 साल तक बैठे रहेंगे। 2 साल के बाद आप हटाने की प्रक्रिया स्टार्ट कर सकते हैं, अविश्वास प्रस्ताव जो है ला सकते हैं। लाने के लिए कम से कम 1/2 सदस्य क्या चाहिए, आपको हस्ताक्षर चाहिए उस कागज पर जिस पर अविश्वास प्रस्ताव लाना है, तो कम से कम 1/2 वार्ड मेंबर के 1/2 सदस्यों का हस्ताक्षर चाहिए। क्लियर है? आगे चलते हैं। फिर उसके बाद क्या चाहिए, फिर उसको पास करवाने के लिए जो है क्या करना होगा, कम से कम 2/3 सदस्यों की जरूरत पड़ेगी। कितनी? 2/3 सदस्यों की जरूरत पड़ेगी, फिर जाकर जो है प्रधान को हटाया जा सकता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। इसमें चुनाव के 2 वर्ष के बाद ही, याद रखिएगा, किसी भी प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लाया जा सकता है। कम से कम कितने साल? 2 वर्ष के बाद। क्लियर है? इसे लाने के लिए ग्राम सभा के आधे से, याद रखिएगा, आधे सदस्यों की जरूरत पड़ेगी, मतलब आधे सदस्यों के हस्ताक्षर की जरूरत होगी। ठीक है? प्रस्ताव पारित नहीं होगा। प्रस्ताव पारित होने के लिए कम से कम, याद रखिएगा, उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों की जो संख्या है कम से कम 2/3 बहुमत होनी चाहिए। जो आप प्रस्ताव लाए हैं 2/3 सदस्यों से पास होना चाहिए, तब जाकर अविश्वास प्रस्ताव जो है क्लियर हो पाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब हम कुछ त्याग पत्र की बात कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं, तो याद रखिएगा, ग्राम पंचायत का सदस्य, कोई भी सदस्य हो, वो अपना त्याग पत्र सीधे किसको देगा, सीधे प्रधान को दे देगा। ग्राम पंचायत के जो वार्ड मेंबर होते हैं, जो सदस्य होते हैं, अगर उनको उनमें से किसी को अपना त्याग पत्र देना है तो किसे दे देंगे, प्रधान को देंगे। क्लियर है? अगर आपका कोई उप प्रधान है, आपका प्रधान या फिर उप प्रधान है, तो याद रखिएगा, जैसे प्रधान मतलब आपके कौन हो गए, प्रधान जी, आपने वो मूवी देखी होगी ना, सीरीज पंचायत 5 है ना, पंचायत, उसमें, और जो आपके प्रहलाद उप प्रधान होते हैं, अगर उन्हें जो है त्याग पत्र देना है तो किसे देंगे, तो याद रखिएगा, जिला पंचायत अधिकारी को देंगे। किसे? जिला पंचायत अधिकारी को देंगे। क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत अधिकारी को देंगे। क्लियर है? ब्लॉक प्रमुख को अपना अगर इस्तीफा देना है तो सीधे किसे देंगे, डीएम को देंगे। किसे? जिला अधिकारी को देंगे। क्लियर है? आगे देखें, अगर जिला पंचायत अध्यक्ष को, याद रखिएगा, जिला पंचायत अध्यक्ष की बात हो रही है, जिला पंचायत अध्यक्ष को अगर अपना त्याग पत्र देना है तो ये किसे देंगे, ये देंगे मंडला आयुक्त को। किसे देंगे? मंडला आयुक्त को अपना त्याग पत्र देंगे। क्लियर है? तो वार्ड मेंबर किसे देंगे, प्रधान को। प्रधान या उप प्रधान किसे देगा,
पंचायत राज्य अधिकारी को देंगे। इसके अलावा ब्लॉक प्रमुख जो होते हैं वो जिला अधिकारी को देंगे, और जिला पंचायत अध्यक्ष जो है मंडलायुक्त को देंगे। क्लियर है, कमिश्नर को देंगे। आगे चलते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इनके टेनियर्स की और साथ ही साथ क्या आयु सीमा होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आरक्षण की बात करें तो इस चुनाव में, मतलब जो पंचायती चुनाव, इसमें जो है 1/3 महिला आरक्षण होता है, मतलब लगभग 33% महिला सीटें जो है आरक्षित होती है। ठीक है, चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। आगे चलते हैं। याद रखिएगा कार्यकाल प्रथम बैठक से 5 वर्ष, याद रखिएगा 5 वर्ष होता है। इससे पहले भी भंग हो सकता है। याद रखिएगा पंचायत भंग होने के 6 महीने के भीतर जो है चुनाव करवाना बिल्कुल अनिवार्य है। क्लियर है। आगे बात करें राज्य वित्त आयोग की बात करें तो याद रखिएगा राज्य वित्त आयोग जो है किसमें है, अनुच्छेद 243 में है। कितने, अनुच्छेद 243 आई में है। याद रखिएगा इसके तहत राज्यपाल हर 5 साल में इसका गठन करते हैं ताकि करों का बंटवारा किया जा सके। इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें तो यह आयोग राज्य में पंचायतों के सभी स्वतंत्र चुनाव संपन्न कराता है। तो याद रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि जो पंचायत का चुनाव होता है वो कौन कराता है। तो याद रखिएगा राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपन्न कराती है। क्लियर है। आगे इसमें यह पूछा जा सकता है कि राज्यपाल जो है हर 5 साल में करों का बंटवारा कैसे करता है, किस अनुच्छेद के तहत। तो याद रखिएगा राज्य वित्त आयोग 243 आई के तहत। क्लियर है। इनका कार्यकाल कितना होता है पंचायत, तो याद रखिएगा 5 वर्ष या फिर 6। अगर मान लीजिए कि किसी भी कारण अगर प्रधान नहीं बैठे हैं या फिर उनकी मृत्यु हो गई, अकाल मृत्यु हो गई, तब जो है 6 महीने के भीतर, तो याद रखिएगा 6 महीने के भीतर चुनाव अनिवार्य होगा। आरक्षण महिलाओं के लिए आरक्षण कितना दिया गया है, 33% महिलाओं के लिए आरक्षण है। क्लियर है यहाँ तक। आगे चलते हैं। चलिए अब हम कुछ नगरीय सुशासन की बात कर लेते हैं। किसके बारे में, हम नगरीय सुशासन की बात कर लेते हैं। अभी तक हमने पंचायती सुशासन की बात की, अब हम कुछ नगरीय सुशासन की बात करते हैं। तो याद रखिएगा नगरीय प्रशासन को 74वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में ही, कब, 1992 के द्वारा ही संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। इसको भाग 9 का में डाला गया है। किसमें, भाग 9 का में डाला गया है और ये 12वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। किसमें, 12वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। क्लियर है। इसमें कितने विषय, इसमें जो है 18 विषय रखे गए हैं। कितने, 18 विषय रखे गए हैं। यह यूपी स्थानीय सुशासन अधिनियम के तहत जो है, याद रखिएगा 30 मई 1994 को राज्य में प्रभावी हुआ। तो राज्य में कब प्रभावी हुआ, 30 मई 1994 को राज्य में प्रभावी हुआ। 30 मई 1994 को राज्य में प्रभावी हुआ। इसके अलावा अगर बात करें इसमें कितने विषय रखे गए हैं, 18 विषय रखे गए हैं। कैसरी अनुसूची, 12वीं अनुसूची। याद रखिएगा अगर भाग की बात करें तो 9 का, याद रखिएगा ये जो है संविधान में भाग 9 का में जो है रखा गया है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1992 द्वारा इसे मान्यता मिली है। क्लियर है यहाँ तक। आगे चलते हैं। चलिए आगे क्या करते हैं, एक बार इसे फास्ट ट्रैक रिवीजन कर लेते हैं, फिर पीवाई की क्वेश्चन करते हैं, जिससे हमें पता चल जाए कि आखिर इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लियर है। सबसे पहले 73वां संविधान संशोधन के तहत जो है इसकी स्थापना की गई है ना, संवैधानिक दर्जा मिला। भाग 9 में 29 विषय शामिल किया गया। 18 विषय नगर पंचायत का रखा गया है। याद रखिएगा नगर पालिका में, याद रखिएगा नगर निकाय में कितना ये रहा। नगर स्थानीय सुशासन में कितना विषय रखा गया, याद रखिएगा नगरीय सुशासन में जो है 18 विषय रखे गए और इसमें जो है 29 विषय रखे गए हैं। क्लियर है। आगे चलते हैं। चलिए ये भाग 9 में, याद रखिएगा भाग 9 में 29 विषय के साथ जो है रखा गया है। क्लियर है। कैसरी सूची, 11वीं अनुसूची। क्लियर है। अगर हम बात करें बलवंत राय मेहता समिति 3 स्तरीय, अशोक मेहता समिति 2 स्तरीय जो है प्रावधान दिए थे और सिंधवी ने इसे संवैधानिक दर्जा की मांग की। इसके बाद जो है इसकी न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष का होना चाहिए। 5 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। भाई जो ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं और जो प्रधान होते हैं इनकी जो न्यूनतम कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। कम से कम खड़ा होने के लिए, मतलब सदस्य बनने के लिए, चुनाव में खड़े होने के लिए कम से कम 21 वर्ष की आयु चाहिए और 33% रिजर्वेशन होता है महिलाओं के लिए। आगे त्रिस्तरीय प्रशासन की बात करी तो क्या क्या है, ग्राम पंचायत, याद रखिएगा इसमें कौन होते हैं, इसमें होते हैं प्रधान, फिर होते हैं क्षेत्र पंचायत, इसमें प्रमुख कौन होते हैं, याद रखिएगा ब्लॉक प्रमुख, इनका जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से। फिर होते हैं जिला पंचायत,
जिला पंचायत भी अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। जिला पंचायत प्रमुख होते हैं, जिनको अप्रत्यक्ष रूप से कौन चुनते हैं? जिला पंचायत सदस्य चुनते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। इसकी स्थापना जो है याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। जो पंचायती राज्य की स्थापना 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। क्लियर है? कहाँ पर? ये जो है राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। 1992 में इसे जो है संवैधानिक दर्जा मिला। 73वां संविधान संशोधन के तहत जो है इसे संवैधानिक दर्जा मिला। क्लियर है? 1994 में यूपी में लागू हुआ। कब? 22 अप्रैल 1994 में ये यूपी में लागू हुआ। क्लियर है? आगे अविश्वास प्रस्ताव की बात करें, जैसे ही प्रधान चुने जाएंगे तो 2 वर्ष बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। कम से कम 1/2 सदस्य हस्ताक्षर करेंगे, तभी आगे काम बढ़ेगा, और इसके साथ साथ 2/3 बहुमत होना चाहिए। क्लियर है? आगे बात करें तो अपना त्यागपत्र की बात करें तो याद रखिएगा प्रधान जो है त्यागपत्र किसे देगा? डीपीआरओ को देगा। ब्लॉक प्रमुख जो है डीएम को देगा, और जिला अध्यक्ष जो है मंडलायुक्त को देगा, मतलब कमिश्नर को देगा। क्लियर है यहाँ तक? अब कर लेते हैं कुछ पीवाई की क्वेश्चन, जिससे हमें पता चल जाए कि कैसे क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं स्पीड में। ठीक है, चलिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ? तो भाई साहब भारत की बात हो रही है, तो भारत में सर्वप्रथम कब लागू हुआ? तो याद रखिएगा भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था जो है कहाँ, चलिए कहाँ पर लागू हुआ? राजस्थान में। कहाँ पर लागू हुआ? याद रखिएगा ये रहा। कहाँ पर लागू हुआ? राजस्थान में लागू हुआ। कब लागू हुआ? तो याद रखिएगा राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुआ। याद रखिएगा कब? 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगर हम बात करें पंचायती राज्य दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। यही उत्तर प्रदेश में बात करें तो उत्तर प्रदेश में कब लागू हुआ? तो याद रखिएगा ये जो है 22 अप्रैल 19 कहाँ गया? ये रहा 1949 को ये लागू हुआ था। आगे चलते हैं। नहीं, ये एक सेकंड, ये तो एक सेकंड, ये रहा, क्लिक हो जाओ भाई। चलिए, जो त्रिस्तरीय है याद रखिएगा, जो त्रिस्तरीय मतलब आधुनिक व्यवस्था जो है कब लागू हुआ? यूपी में। तो याद रखिएगा यूपी पंचायत विधि संशोधन जो है 22 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये रहा अगला क्वेश्चन है हमारा कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया था? तो 63वें याद रखिएगा 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है प्राप्त किया गया था। याद रखिएगा पंचायत किसमें है? 73वें संविधान संशोधन में। नगर पालिका जो है नगरीय सुशासन जो है 74वें संविधान संशोधन के तहत जो है किया गया था। आगे देखते हैं। संविधान में 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? तो पंचायत के लिए कितने विषय? 29 विषय निर्धारित किए गए हैं। नगर निकाय के लिए 18 विषय शामिल किए गए हैं। नगर निकाय का अनुसूची कितना है? कौन सा है? 12वीं अनुसूची है। क्लियर है? कौन से भाग में? 9A वाले में। आगे चलते हैं। अगला है हमारा बलवंत राय मेहता समिति जो है, याद रखिएगा जो बलवंत राय मेहता समिति किस प्रकार की व्यवस्था की सिफारिश की थी? तो ये जो है त्रिस्तरीय के बारे में बताए थे। त्रिस्तरीय व्यवस्था के बारे में बताए थे। ऊपर जो है जिला होगा, नीचे जो है मध्य स्तर पर ब्लॉक होगा, और सबसे निचले स्तर पर ग्राम सभा होगी। आगे आगे देखेंगे पंचायती याद रखिएगा पंचायत चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, और देने के लिए 18 वर्ष। आगे चलते हैं। अगला है हमारा कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थानों में, याद रखिएगा संस्थाओं में महिलाओं के लिए न्यूनतम आरक्षण कितना है? तो याद रखिएगा 33%, 1/33%। आगे है ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए क्या आवश्यक है? याद रखिएगा ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए मतदाता सूची में पंजीकृत हो, और ग्राम पंचायत का चुना हुआ सदस्य हो, और ग्राम का कोई भी निवासी हो। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या है? आपका मतदाता सूची में पंजीकृत हो और आपकी उम्र जो है 21 वर्ष कंप्लीट हो चुकी हो, तभी आप चुनाव के लिए खड़े हो सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्या कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? तो ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल होता है वो प्रथम बैठक की तारीख से लेकर 5 साल तक के लिए होता है। कहाँ तक? 5 साल तक के लिए होता है। इसमें जो है 2 साल कंप्लीट हो जाएगा प्रधान का, तब क्या लाया जा सकता है? अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। 1/2 सदस्य पहले साइन करेंगे, फिर 2/3 सदस्य की बहुमत होगी, तब जाके ये अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। यदि पंचायत समय, याद रखिएगा पंचायत समय से पहले भंग हो जाती है तो कितने समय के भीतर जो है चुनाव करना अनिवार्य होता है? 6 महीने के भीतर चुनाव करना अनिवार्य हो जाता है। आगे चलते हैं। ग्राम प्रधान या उप प्रधान के
खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव चुनाव के कितने समय के बाद लाया जा सकता है? तो याद रखिएगा कितने समय बाद, कम से कम 2 वर्ष कंप्लीट कर लें तब अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। क्लियर है? आगे हमारा प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए ग्राम सभा के कितने सदस्य के हस्ताक्षर होना जरूरी है? 1/2 सदस्य के हस्ताक्षर होना जरूरी है और 2/3 सदस्यों से बहुमत जो है पारित होना, बहुमत होने पर तभी पारित होगा। तो 1/2 सदस्य। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ग्राम पंचायत के 1000 से, याद रखिएगा 1000 से 2000 के बीच आबादी में कितना सदस्य चुने जाएंगे, कितने वार्ड मेंबर चुने जाएंगे? तो याद रखिएगा 11 वार्ड मेंबर चुने जाएंगे। 1000 से 2000 के बीच अगर आबादी है गांव की तब 11 वार्ड मेंबर चुने जाएंगे। 1000 की आबादी है तो कितने वार्ड मेंबर चुने जाएंगे? 9 वार्ड मेंबर चुने जाएंगे। 2000 से 3000 के बीच अगर है तो कितने चुने जाएंगे? 13 वार्ड मेंबर चुने जाएंगे। अगला है ब्लॉक प्रमुख का चुनाव किस प्रकार होता है? तो याद रखिए ब्लॉक प्रमुख जो होते हैं उनका चुनाव किस प्रकार से होता है? ब्लॉक प्रमुख की बात हो रही है तो याद रखिएगा इनका जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाते हैं। कैसे? अप्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव, ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव है अप्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। मतलब कैसे? जो हमारे बीडीसी होते हैं उन्हें कौन चुनते हैं? उन्हें चुनती है जनता। अब ये जनता बीडीसी चुनी और ये बीडीसी चुनेंगे किसे? ब्लॉक प्रमुख को चुनेंगे। आगे चलते हैं। अगला है हमारा, चलिए अगला है हमारा, ग्राम प्रधान अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो ग्राम प्रधान अपना त्यागपत्र किसे सौंपेंगे? तो याद रखिएगा जो ग्राम प्रधान होते हैं वो अपना त्यागपत्र जो है किसे सौंपेंगे? जिला पंचायत राज्य अधिकारी को। किसे? जिला पंचायत राज्य अधिकारी को, डीपीआरओ को सौंपेंगे। क्लियर है? आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायत ब्लॉक स्तर का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो ब्लॉक स्तर पर प्रशासनिक अधिकारी मतलब सरकारी अधिकारी कौन होता है? तो याद रखिएगा खंड विकास अधिकारी कौन होता है? खंड विकास अधिकारी जो है वो ब्लॉक स्तर पर होता है। अगर हम बात करें कि गांव में प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है तो बीडीओ। बीडीओ क्या होते हैं? एक तरीके से आप समझिए गांव का डीएम है। ये कौन है? गांव का डीएम। ये और प्रधान मिलकर क्या करते हैं? गबन करते हैं। गबन मीन्स ये है कि काम करते हैं, ये आप समझिए बस। ठीक है, काम करते हैं। आगे चलते हैं। जिले स्तर पर कौन रहते हैं? सीडीओ रहते हैं। आगे चलते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देंगे? तो भाई साहब जिला पंचायत जो जिले का अध्यक्ष है वो किसे देगा त्यागपत्र? वो देगा मंडलायुक्त को, कमिश्नर को। किसे? मंडलायुक्त को देंगे। आगे चलते हैं। अगला है राज्य वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है? तो राज्य वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो 243 आई के अंतर्गत है। किसके? 243 आई के अंतर्गत है। अगर हम बात करें यही निर्वाचन किसके अंतर्गत है? राज्य का निर्वाचन मतलब ये पंचायत का निर्वाचन किसके अंतर्गत है? ये है 243 के अंतर्गत है। आगे चलते हैं। अगला है हमारा, चलिए अगला है राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल जो है पैसा बांटते हैं बराबर। आगे चलते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या है? राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो याद रखिएगा जो राज्य का निर्वाचन आयोग होता है उसका मेन काम क्या है? विधानसभा का चुनाव करना। राज्य की बात हो रही है तो लोकसभा के चुनाव करवाना या फिर राष्ट्रपति का चुनाव करवाना या फिर पंचायत एवं नगर निकायों का चुनाव करवाना। याद रखिएगा पंचायत एवं नगर निकायों का चुनाव करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग, जो कि 243 के में शामिल है। आगे चलते हैं। अशोक मेहता समिति ने पंचायत राज्य के लिए क्या सिफारिश की थी? ये जो है द्विस्तरीय सिफारिश की थी। कौन से? ये द्विस्तरीय सिफारिश की थी। बलवंत राय मेहता समिति कितनी सिफारिश की थी? ये त्रिस्तरीय सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता समिति। आगे चलते हैं। एल सिंधवी समिति का मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ये इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने जो है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिलाने की बात कही थी। आगे चलते हैं। अगला है हमारा, चलिए अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत विधि संशोधन विधेयक 1994 प्रभावी हुआ था। कब प्रभावी हुआ था ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा 22 अप्रैल 1994 को प्रभावी हुआ था और 24 अप्रैल को जो है पंचायती राज दिवस मनाया जाने लगा। आगे चलते हैं। मतलब कि उत्तर प्रदेश में ये जो पंचायत विधि, याद रखिएगा पंचायत विधि संशोधन जो विधेयक हुआ था ये कब हुआ था? 1994 में, 22 अप्रैल 1994 में उत्तर प्रदेश में, है ना। आगे चलते हैं। इसी समय आधुनिक, यही है आधुनिक पंचायत की जो स्थापना हुई थी, इसे ही कहा जाता है पंचायत। मतलब ग्राम सभा की साल भर में कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए? तो याद रखिएगा कम से कम कितनी बैठक होना चाहिए? 2 बैठक, है ना, रबी की फसल और खरीफ की। आगे चलते हैं। अगला है हमारा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो ये जो है नगरीय सुशासन से संबंधित है। याद रखिएगा
नगरीय स्थानीय सुशासन से नगर पालिका से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन भाग 9A में डाला गया है, 12वीं अनुसूची में डाला गया है और टोटल मिलाकर 18 विषय शामिल किया गया है। संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के क्षेत्र, याद रखिएगा, क्षेत्र के लिए कुल कितने विषय रखे गए हैं, तो याद रखिएगा 18 विषय रखे गए हैं। 29 विषय फिर किस में रखा गया है, ये रखा गया है पंचायत में, नगर पंचायत में जो है, मतलब वो पंचायत में रखा गया है। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। अगला है हमारा, चलिए अगला है हमारा, जिला पंचायत का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो जिला पंचायत का जो प्रशासनिक अधिकारी होता है, तो याद रखिएगा जिला पंचायत की बात हो रही है, तो जिला पंचायत का प्रशासनिक अधिकारी होता है मुख्य विकास अधिकारी, है ना। प्रशासनिक मतलब कि जो सरकार का मुआइंदा कौन होगा, वो होगा CDO। कौन होगा? मुख्य विकास अधिकारी, या फिर अपर मुख्य अधिकारी होगा। क्लियर है? मतलब कि CDO या फिर AMA। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में नगरीय स्थानीय सुशासन का प्रावधान है? तो नगरीय स्थानीय सुशासन, नगरीय सुशासन की बात हो रही है, तो याद रखिएगा ये किसमें है, ये है 9A में। किसमें है? भाग 9A में। दल बदल इसमें है ना, 9A में। और अनुसूची कौन सी है? 12वीं अनुसूची है। क्लियर है? कितने भाग शामिल किए गए हैं, मतलब कितने विषय शामिल किए गए हैं इसमें? जो है 18 विषय शामिल किए गए हैं। भाग 9 में क्या है? पंचायती राज है, याद रखिएगा पंचायती राज है ना। इसके अलावा जो है कौन सी अनुसूची है, वो 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया है ना। 11वीं अनुसूची में कितनी भाग है, तो याद रखिएगा 29 भाग शामिल किए गए हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो आशा करते हैं कि ये सेशन आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हाँ, ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। तो इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, माँ बाप का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।